हेलो, वेलकम टू लॉ क्रेजी। आज डिस्कस करेंगे आर्टिकल 13। क्या कहता है आर्टिकल 13? आर्टिकल 13 में कुल 4 क्लॉजेज हैं। क्लॉज 1 ये कहता है कि जितने भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जिस्टेंस में आने से पहले जितने भी लॉज बनाए गए थे, वो जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है, वहां तक वो शून्य है, यानी वॉइड है। आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 क्या कहता है? वो यही बात पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के लिए कहता है, यानी ऐसे लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जिस्टेंस में आने के बाद बनाए गए। ये लॉज भी जहां तक फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है, वॉइड होंगे। आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 बताता है कि लॉज हैं क्या। तो इसमें वो इंक्लूड करता है लॉज, बाई लॉज, ऑर्डिनेंसेस, रूल्स, रेगुलेशंस, कस्टम्स, यूसेजेस, ये सारी चीजें। तो इस तरह से आप देखें, क्लॉज 3 ने लॉ का दायरा बहुत बढ़ा दिया है। अब अगर हम आर्टिकल 13 के क्लॉज 4 की बात करें, तो ये ओरिजिनली इस आर्टिकल में नहीं था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के 24th अमेंडमेंट 1971 के साथ इसको जोड़ा गया। आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 कहता क्या है? वो ये कहता है कि पार्लियामेंट के द्वारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाएगा आर्टिकल 368 के अंदर, वो आर्टिकल 13 के जो क्लॉज 3 में लॉ की परिभाषा बताई गई है उसके अंतर्गत नहीं आएगा, यानी आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। आइए जानते हैं और डिटेल में आर्टिकल 13 के बारे में। तो देखिए, आर्टिकल 13 बेसिकली जुडिशियल रिव्यू की पावर कॉन्फर करता है हमारी जुडिशरी के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकती है फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर। और यहां पर अगर हम देखें तो हाई कोर्ट की जो आर्टिकल 226 के अंदर जो पावर है वो थोड़ी वाइडर है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि न सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए भी न सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए बल्कि और मामलों के लिए भी आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के अंदर सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए रिट्स इशू कर सकती है। लेकिन ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर मिली है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, उसको कॉन्फर करने वाला आर्टिकल 13 ही है। अगर हम जुडिशियल रिव्यू के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो इसके ओरिजिन पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूं जिसका नाम है मार्बरी वर्सेस मेडिसन। एक अमेरिकन केस लॉ है जिसके साथ इसकी शुरुआत हुई थी। तो अगर आप चाहें तो आप उस वीडियो को मेरे चैनल पर आकर के देख सकते हैं। तो अगर आप जुडिशियल रिव्यू के बारे में थोड़ा सा भी डिग डाउन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, इसको जुडिशरी ने एज्यूम कर लिया था, अनलाइक इन इंडिया जहां पर हमने एक्सप्रेस प्रोविजंस बनाए हैं जुडिशियल रिव्यू के लिए। तो जैसा कि एक केस लॉ है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस वीजी राव, जहां पर कि जो चीफ जस्टिस पतंजलि शास्त्री हैं, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया था। उन्होंने ये कहा था कि हमारी कंट्री में यानी इंडिया में जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, इट इज एक्सप्रेस्ड अनलाइक इन अमेरिका वेयर द जुडिशरी हैज अज्यूम्ड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अगर हम फंडामेंटल राइट्स केस की बात करें, जिसे पॉपुलरली केशवानंदा भारती केस या वाइसे वर्सा, दोनों ही नाम पॉपुलर हैं, फंडामेंटल राइट्स केस भी और केशवानंदा भारती केस भी। इसमें जस्टिस उत्कर्ष खन्ना ने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम का एक इंटीग्रल पार्ट है, इसीलिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बेसिक फीचर हैं। अब बेसिक फीचर क्या है, इसको आर्टिकल 13 के क्लॉज 4 के साथ जोड़ के देखा जा सकता है, जिसको मैं आपको वीडियो वाइंड अप करने से पहले बताऊंगी। तो जैसा कि हमने जिस केस लॉ की अभी बात की, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस वीजी राव, उसमें चीफ जस्टिस पतंजलि शास्त्री ने कहा कि इंडिया की जो जुडिशरी है, उसकी जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो एक्सप्रेस है और अमेरिका में वो अज्यूम की हुई पावर थी। लेकिन अमेरिका एक तरह से हमसे ज्यादा एडवांटेजियस पोजीशन में है
दो रीजंस की वजह से, एक नहीं दो रीजंस की वजह से। पहला रीजन ये कि वहां पर जो प्रोविजंस हैं जुडिशियल रिव्यू के वो एक्सप्रेस नहीं है, इसीलिए वाइड है, और हमारे यहाँ एक्सप्रेस है इसीलिए लिमिटेड है। दूसरी बात, अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो बहुत ज्यादा रिजिड है, इंडिया में कंपैरेटिवली इजियर है। लेकिन देखिए एक और वाद में, एक और केस लॉ में, A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में एक और चीज ऑब्जर्व करी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहां पर चीफ जस्टिस कन्हैया ने कहा कि इवन अगर इंडिया में भी अमेरिका की तरह कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक्सप्रेस पावर नहीं होती जुडिशरी के पास जिसकी वजह से वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती थी, तब भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो भावना है, जो स्पिरिट है, उससे ये चीज बिल्कुल डिड्यूस होती है, डिडक्ट होती है कि जुडिशरी इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस प्रोविजंस जुडिशियल रिव्यू कर सकती थी। इवन फंडामेंटल राइट्स केस में यानी केशवानंदा भारती केस में ये चीज ऑब्जर्व किया गया, डिस्पाइट आर्टिकल 13 के क्लॉज 4 में ये बात कही गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आर्टिकल 13 टच नहीं कर सकता। इवन देन जो कि किस केस में हेल्ड किया गया था, केशवानंदा भारती केस में भी ये इस चीज को अपहोल्ड किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जुडिशरी टच नहीं कर सकती आर्टिकल 13 की मदद से। लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है, बेसिक फीचर है। इसीलिए इवन अगर पार्लियामेंट 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रही है तब भी वो फंडामेंटल राइट्स को छू नहीं सकती। और इसी डिसीजन को आगे के केस लॉज में भी फॉलो किया गया। फॉर एग्जाम्पल एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी सेम चीज रिटरेट करी गई, रिपीट करी गई, जो कि केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई थी। अब आर्टिकल 13 को लेकर के 4 सिद्धांत हैं या 4 थियरीज हैं जो फ्लोट करती हैं, जिनको हम शॉर्ट में जान लेते हैं। हालांकि इनके ऊपर भी बहुत सारे केस लॉज हैं, लेकिन ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा अगर हम बहुत ज्यादा केस लॉज डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैं आपको केवल शॉर्ट में उन थियरीज को बता देती हूँ। तो पहली थियरी है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवराबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवराबिलिटी। दूसरी जो थियरी है उसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तीसरी थियरी का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। और चौथी जो थियरी है उसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द वेल, डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द वेल। तो पहली थियरी यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवराबिलिटी क्या कहती है? सेवराबिलिटी यानी सेपरेबिलिटी। अगर किसी इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हो या वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हो, अगर उसे सेपरेट किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट से सेपरेट किया जा सकता है, सेवर किया जा सकता है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है वो रहेगा और जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है वो नहीं रहेगा। अगर ऐसी सिचुएशन है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट से अलग कर पाना मुमकिन नहीं है, तो वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवराबिलिटी नहीं चलेगी और वो पूरा का पूरा स्टैट्यूट या पूरा लॉ ही वॉइड हो जाएगा या शून्य हो जाएगा। दूसरा जो थियरी है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का मतलब है, एक्लिप्स को हिंदी में हम ग्रहण कहते हैं। तो बहुत सारे लॉज जो मतलब वॉइड एब इनिशियो नहीं है, यानी जन्मतः शून्य नहीं है, वो लॉज एक्लिप्स हो जाते हैं, उन पर ग्रहण लग जाता है। लेकिन ये जो ग्रहण है ये हर किसी के लिए नहीं होता। कहने का मतलब जो पास्ट टाइम में जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो ये इसके जो प्रोविजंस थे ये परफेक्टली लीगल थे, और उस समय जो भी राइट्स एंड लायबिलिटीज का जो डिटर्मिनेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले, उन सब मामलों के लिए इस ऐसे लॉ के जो प्रोविजंस थे वो लीगल थे और वैलिड थे। और प्रेजेंट में भी सिटीजन्स के अगेंस्ट तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल या शून्य घोषित किए गए हैं, लेकिन नॉन सिटीजन्स की बात करें तो आज भी वो प्रिवेल करते हैं उसके प्रोविजंस। इसीलिए उसके प्रोविजंस केवल एक्लिप्स हुए हैं, ग्रहण का शिकार हुए हैं, खत्म नहीं हुए, शून्य नहीं हुए हैं।
अगर तीसरे सिद्धांत की बात करें तो वो है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, यानी अपने से अपने अधिकारों की अपने अधिकारों का परित्याग करना, अपने फंडामेंटल राइट्स का परित्याग करना। तो इस पर बहुत सीधी सीधी रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ भी है बशेश्वर नाथ का। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि इंडिया जो हमारी कंट्री है वो अभी हमारे नागरिक इतने प्रबुद्ध नहीं है कि वो अपना भला और बुरा जान सकें। तो इवन अगर वो अपने राइट्स को वेव करना चाहते हैं, त्याग करना चाहते हैं, तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन इसकी परमिशन नहीं देता है। अब अगर हम चौथे सिद्धांत की बात करें तो वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द वेल। लिफ्टिंग द वेल यानी पर्दे को उठाना। तो कई बार जो लेजिस्लेशन होता है डायरेक्टली उससे उसका नेचर और पर्पस नहीं समझ में आता। वहां पर जुडिशरी का रोल होता है कि वो स्टैट्यूट के ट्रू पर्पस और ट्रू नेचर को डिसाइफर करे, और इसके लिए उसे वेल लिफ्ट करना होता है, यानी पर्दा उठाना होता है। तो ये रहे आर्टिकल 13 से रिलेटेड 4 डॉक्ट्रिन्स। अब जो आर्टिकल 13 के क्लॉज 4 की बात हमने शुरुआत में की थी कि ओरिजिनली ये आर्टिकल 13 का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसको 24वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया आर्टिकल 13 में। तो इसकी क्या क्रोनोलॉजी है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस क्रोनोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट केस सबसे पहले आया वो था शंकरी प्रसाद का केस। शंकरी प्रसाद के केस में ये कहा गया कि उस समय आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 नहीं था शंकरी प्रसाद के केस के टाइम पर। तो शंकरी प्रसाद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो क्लॉज 3 में जो लॉ की परिभाषा दी हुई है, डेफिनेशन दी हुई है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता है। इसी निर्णय को बाद के एक और वाद में फॉलो किया गया जिसका नाम था सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। वहां पर भी यही बात कही गई कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 13 दैट इज लॉ। लेकिन अपने इन दोनों निश्चयों को सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के केस में ओवर रूल कर दिया। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो भी क्लॉज 3 की परिभाषा के अंतर्गत ही आएगा। यानी कि अगर पार्लियामेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 के अंदर करती है, उसके ऊपर भी जो जुडिशरी है वो जुडिशियल रिव्यू कर सकेगी। अब इसकी वजह से एक बड़ा संकट पार्लियामेंट के सामने खड़ा हो गया कि अब वो निर्द्वंद्व होकर किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 के अंदर नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो वो आर्टिकल 13 के परव्यू में आ जाता और जुडिशियल हस्तक्षेप उसके ऊपर होने लगता। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पार्लियामेंट ने 1971 में 24th अमेंडमेंट जोड़ा। 24th अमेंडमेंट के साथ क्लॉज 4 आर्टिकल 13 में जोड़ दिया, और उस क्लॉज 4 में ये एक्सप्रेसली कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का आर्टिकल 13 के साथ कोई वास्ता नहीं है। और इसके बाद ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस आया केशवानंदा भारती का, उसमें जुडिशरी ने ऑफ कोर्स अपहोल्ड किया क्लॉज 4 को और ये माना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आर्टिकल 13 का जो क्लच है उससे बाहर रहेगी। मतलब पार्लियामेंट किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकेगी और इवन वो फंडामेंटल राइट्स को भी छू सकेगी, लेकिन वहां पर एक सेफगार्ड जुडिशरी ने दिया। इसीलिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हालांकि पार्लियामेंट के इंटेंट को भी अपहोल्ड किया और साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ढांचा था उसे भी बचा लिया। कॉन्स्टिट्यूशन का न सिर्फ ढांचा बल्कि उसकी स्पिरिट को बचा लिया, ये कहकर कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नाम पर पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। लेकिन फंडामेंटल राइट्स और उसके जैसे बहुत सारे बेसिक फीचर्स
जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को फॉर्म करते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करने का पार्लियामेंट को कोई अधिकार नहीं होगा। तो एक तरफ जुडिशरी ने यहां पर बड़ी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया और जो पार्लियामेंट है उसके अमेंडमेंट की लाज रखते हुए ये भी सेफ गार्ड बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी जिंदा रहें। और न सिर्फ फंडामेंटल राइट्स, तमाम तरह की एक नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट बताई सुप्रीम कोर्ट ने कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट फॉर्म करती हैं या कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर फॉर्म करती हैं। इसीलिए इस केस को बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर केस भी कहते हैं। तो ये थी आर्टिकल 13 की कहानी। आगे सक्सेसिवली हम फंडामेंटल राइट्स को डील करेंगे। और इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।